1C क्लास 10 का ये फर्स्ट चैप्टर का लास्ट पोर्शन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तुम्हें मैं एक बात बताता हूँ। फॉर्मल इसकी स्टार्टिंग करूँ इससे पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूँ। एक वेलोसिटी में दो कंपोनेंट हो सकते हैं, स्पीड और डायरेक्शन। ठीक है, तो वेलोसिटी की चेंज करने का दो तरीका हो सकता है, या तो तुम स्पीड चेंज कर दो या तो तुम डायरेक्शन बदल दो। या तो स्पीड या तो डायरेक्शन, इन दोनों तरीकों से आप वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। मतलब स्पीड को कांस्टेंट रखिए, डायरेक्शन को बदल के तब भी वेलोसिटी में चेंज होगा। डायरेक्शन को कांस्टेंट रखिए और स्पीड को बदलिए तब भी वेलोसिटी में चेंज होगा। आपकी जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसका कॉन्सेप्ट क्या है? व्हेन अ पार्टिकल, ये जो आपकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसका कॉन्सेप्ट क्या है? व्हेन अ पार्टिकल, जब कोई पार्टिकल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी न लिखकर आप कांस्टेंट स्पीड लिखें तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं करती। कांस्टेंट स्पीड, विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, इन अ सर्कुलर पाथ, इन अ सर्कुलर पाथ। When a particle moves with constant speed in a circular path, its motion is called uniform circular motion। तो स्पीड को बिना बदले अगर वो चक्कर लगाती है, ठीक है, तो फिर इसे हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। ऐसी मोशन की पहचान कैसे की जाती है? इन सच मोशन पार्टिकल कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यही तो स्पीड, कांस्टेंट स्पीड की यही शर्त होती है। इन सच मोशन पार्टिकल कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दिस इज द मैंडेटरी कंडीशन for an object to keep its speed constant. What is the mandatory condition? The mandatory condition for keeping the speed constant is that our object should cover equal distances in equal interval of time. In such motion, particle cover equal distances in equal interval of time. ठीक है? So the speed of the particle is uniform. So the speed of the particle is uniform। पार्टिकल की स्पीड क्या रहेगी? यूनिफॉर्म रहेगी। सो द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज यूनिफॉर्म। लेकिन इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। तो एट द बिगिनिंग ऑफ माई लेक्चर आई टोल्ड यू दैट की वेलोसिटी कैन बी चेंजेस इन टू सेपरेटेड वेज। आइदर यू कैन चेंज इन द स्पीड, आइदर यू कैन चेंज इन द डायरेक्शन। आप दोनों तरीकों से स्पीड वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसी मोशन जिसके अंदर एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव करे एक सर्कुलर पाथ पर, वो मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों कहलाती है? क्योंकि इसकी स्पीड यूनिफॉर्म है। स्पीड यूनिफॉर्म क्यों है? क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाए तो ये उसकी डेफिनेशन है। व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वीडियो को पॉज करेंगे और इसे पूरा नोट कर डालेंगे, है ना। ये चाहे तो आप ये ना भी नोट करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी चीजें आपको नोट करनी है। ठीक है, अच्छा, स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज यूनिफॉर्म बट its direction changes continuously. Its direction changes continuously.
तो मैंने आपको बताया कंटिन्यूअसली, डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूअसली, डायरेक्शन लगातार इसकी बदलती रहती है। अब इससे क्या निकलेगा वो आप वीडियो को पॉज करके ये पूरा नोट कर लीजिए, फिर बताता हूं। तो डायरेक्शन चेंज होती रहती है, यानी वेलोसिटी, डायरेक्शन की चेंज का मतलब सीधा सीधा है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है भाई? वेलोसिटी चेंज हो रही है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ? द कंटिन्यूअस चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, द कंटिन्यूअस चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, द कंटिन्यूअस चेंज in the direction of motion, in the direction of motion implies that the continuous change in the direction of motion implies that the velocity of the particle, that the velocity of the particle changes continuously, उसकी पार्टिकल की वो चेंजेस कर रही है कंटिन्यूअसली। अब अगर वेलोसिटी उसकी कंटिन्यूअसली चेंज कर रही है तो दिस मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। क्या कहलाएगी? दिस पोजिशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म, या इसको ऐसे लिख दो, दैट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल चेंजेस कंटिन्यूअसली, हेंस दिस इज द एक्सीलरेटेड मोशन, दिस मोशन इज एक्सीलरेटेड मोशन, दिस मोशन इज एक्सीलरेटेड मोशन। क्यों है बेटा ये एक्सीलरेटेड मोशन? क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पर बदलती चली जा रही है, इसलिए आप कह सकते हैं कि ये एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की मोशन है, और अगर वेलोसिटी वैरी कर रही है तो फिर उस मोशन को हम एक्सीलरेटेड मोशन कहेंगे। इट इज कॉल्ड एज एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है। अच्छा, तो सर्कुलर ट्रैक की ये मोशन होती है, ये भी डायग्राम आपको बनाना है। ये सर्कुलर ट्रैक की मोशन होती है। ठीक, जैसे मान लीजिए हमने स्पेसिफिक पॉइंट ए लिया, यहां पर ये जो आप टेंजेंट खींचेंगे ये वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगा, टेंजेंट ड्रॉन। यहां पर आप एक टेंजेंट खींच देंगे, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन यहां पर बताने लगेगा। ठीक, यहां पर आप एक टेंजेंट खींच देंगे तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन यहां पर बताने लगेगा, पॉइंट सी पर वेलोसिटी की डायरेक्शन। अब अगर यहां पे खींच दिया तो आपको ये पॉइंट डी पर वेलोसिटी की डायरेक्शन बताने लगेगा। तो आप इस फिगर से समझ सकते हैं कि एवरी पॉइंट पर उसका डिफरेंट टेंजेंट होगा। भाई अब यहां अगर तुमने ऐसे खींचा, देखो वेलोसिटी ये होगी, ठीक है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। यहां खींचा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। ठीक, यहां खींचा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। तो आप देख सकते हैं कि हर पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चूंकि एक वेक्टर है, और वेक्टर को चेंज करने के तीन तरीके हो सकते हैं, या तो आप उसका मैग्नीट्यूड बदल दें, या तो आप उसका डायरेक्शन बदल दें, या तो दोनों बदल दें। तो वेलोसिटी एक वेक्टर है, और अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो फिर वो मोशन एक्सीलरेटेड होगी। कैसे होगी ये आपने देख लिया। ये जो सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक के किसी भी पॉइंट पर आप जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो टेंजेंट उस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन को बताएगा। तो मैंने आपको डिफरेंट पॉइंट्स खींच कर दिखाया। पहले 4 पॉइंट्स लिया, ए, बी, सी और डी, फिर बाद में हमने और सारे पॉइंट्स लेकर आपको बताया, ताकि आप इस कंफ्यूजन में ना रहें। जैसे आपकी बुक में एक बड़ा अच्छा सा फिगर बनाया, इसके बगल में ये लिखा नॉर्थ, ये लिखा साउथ, ये लिखा ईस्ट और ये लिखा वेस्ट। नहीं बेटा, इसकी डायरेक्शन सिर्फ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में नहीं होती, इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज करती रहती है, क्योंकि ये सर्कुलर ट्रैक पर है। ठीक है, तो एक बात हम और नोट करेंगे, एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कुलर ट्रैक, at any point on the circular track, the tangent drawn, the drawn tangent gives the direction of velocity. gives the direction of velocity. ये वेलोसिटी की डायरेक्शन बताता है। ठीक है,
ट्रैक के किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो उस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है। तो सर्कुलर मोशन क्या है? एक्सीलरेटेड मोशन है। नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको भी। अब आपके समझ में आ गया होगा व्हाट इज अ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक ऐसी मोशन जिसमें स्पीड कांस्टेंट रहे, पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पे मूव करे, वो मोशन आपकी सर्कुलर मोशन कहलाएगी। यूनिफॉर्म कब कहलाएगी? जब मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी दैट इज स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। तो ये आपकी सर्कुलर मोशन हो गई। अब what is the difference between the uniform circular motion and uniform linear motion? एक क्वेश्चन है, what is the difference between the uniform circular motion and uniform linear motion? इसको आप क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लीजिए। क्या? what is the difference? what is the difference between what is the difference between uniform circular motion and uniform linear motion? दोनों में क्या डिफरेंस है? ठीक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द, ये क्वेश्चन के फॉर्म में हेडिंग है आपके बुक में अगर आप देखेंगे। ठीक है। तो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, इसका आंसर देखिए आप ऐसे लिखिए, in case of uniform linear motion, uniform linear motion, अगर यूनिफॉर्म लीनियर मोशन की बात की जा रही है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन इज अ नॉन एक्सीलरेटेड मोशन। नॉन एक्सीलरेटेड मोशन, एक लाइन का आंसर अगर लिखना हो तो नॉन एक्सीलरेटेड मोशन, दैट इज इट्स velocity is not variable. velocity is not variable. अब velocity variable होने का क्या मतलब? ना उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। नॉन एक्सीलरेटेड मोशन दैट इज इट वेलोसिटी इज नॉट वेरिएबल, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज जीरो। उसका एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो होता है। ये क्या है? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन है। अब अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन की बात की जाए, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, एज द डायरेक्शन ऑफ velocity is continuously changing, velocity is continuously changing, velocity is continuously changing, hence it is an example of accelerated motion. It is an example of accelerated motion. ये किसका एग्जाम्पल है? एक्सीलरेटेड मोशन का। ठीक। तो यही फर्क होता है। व्हाट इज द डिफरेंस? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन नॉन एक्सीलरेटेड होती है, जबकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सीलरेटेड होती है। क्या होती है बच्चों? एक्सीलरेटेड मोशन होती है। अब हम लोग जानेंगे कि what is the centripetal force, the force required to maintain the circular motion, the force required to maintain the circular motion is known as centripetal force. ठीक है भाई। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स आया क्यों? क्योंकि आपकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सीलरेटेड मोशन है, और बेटा एक्सीलरेशन खुद से नहीं लगता। एक्सेलरेशन लगाने के लिए आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा। जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे तब तक वहां पर कोई एक्सेलरेशन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो हमने वेलोसिटी चेंज करी है, उसकी डायरेक्शन आप कंटिन्यूअसली चेंज कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको खुद से हो जाएगा? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की सबसे अच्छी डेफिनेशन,
पहले हम सेंट्रीपिटल फोर्स करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स, द फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द सर्कुलर मोशन of an object is known as centripetal force। एक ऐसा फोर्स जो कि किसी ऑब्जेक्ट की सर्कुलर मोशन को मेंटेन रखे, उसे आप क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ठीक। अब ये कैसे लगता है, वीडियो को पॉज करके पहले आप इतना नोट कर लीजिए। तो व्हाट इज द डिफरेंस का क्वेश्चन और ये सेंट्रीपिटल फोर्स की पहली डेफिनेशन। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके आप नोट करेंगे, मैं फौरन बोर्ड इरेज कर रहा हूं। ठीक है, तो भैया देखो, बड़ी सीधी सी बात है कि जब तुम सर्कुलर ट्रैक पर घूम रहे हो, माना कि तुमने स्पीड को कांस्टेंट रखा हुआ है, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज कर रहे हो ना। तो जब डायरेक्शन को चेंज कर रहे हो तो मोशन एक्सीलरेटेड है, और ये जो एक्सीलरेशन है ये सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है। यहां का v अलग माना जाएगा, यहां का v वेक्टर अलग माना जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर है बेटा, यहां का वेक्टर अलग माना जाएगा v3, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है भाई v3, हालांकि v4। तो ये जो डायरेक्शन की चेंज होने की वजह से बॉडी की मोशन एक्सीलरेटेड है। तो अब एक्सीलरेशन की अकाउंटेबिलिटी किसके पास है? एक्सीलरेशन की अकाउंटेबिलिटी सेंट्रीपिटल फोर्स के पास है, जो कि डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर है। ये F सेंट्रीपिटल, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। हर पॉइंट पर, यहां भी लीजिए, यहां भी लीजिए और यहां भी लीजिए। सेंट्रीपिटल फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। ये जो डायरेक्शन होती है, द डायरेक्शन ऑफ द centripetal force or centripetal acceleration is toward the center of the circular track। हर पॉइंट पर सर्कुलर ट्रैक की तरफ डायरेक्टेड होगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, राइट। ये तरीका है। द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, अब इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझ लो। हमारी अर्थ है, ये सन के चारों तरफ घूम रही है, ये हमारा सन है, ये सन है हमारा, और अर्थ घूम रही है। हालांकि है तो इलिप्टिकल ऑर्बिट यानी ओवल शेप, लेकिन हम अभी फिलहाल इस फॉर एग्जाम्पल, ठीक, ये देखो अर्थ है। अब याद करो क्लास 9th, जहां पर आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ाया गया था। तो ये सन है और ये हमारी अर्थ है, ठीक, ये हमारी अर्थ है। अर्थ का मास m मान लीजिए और इसका मास ms मान लीजिए और इसका मास me। तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसको कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कहते हैं। अब ये किसी भी पॉइंट पर जाए, अर्थ चाहे यहां रहे चाहे यहां रहे, किसी भी पॉइंट पर जाए, इसके बीच में एक वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगेगा, और यही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स बनेगा। तो मालूम ये हुआ कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है। ये फोर्स मौके पर जो फोर्स मौजूद होता है, वही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करने लगता है। in the circular motion of
अर्थ, इन द सर्कुलर मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, the gravitational force between sun and earth act as a centripetal force. तो इस एक एग्जांपल से आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, वो मौके पर मौजूद फोर्स होता है जिसकी वजह से वो सर्कुलर मोशन हो रही होती है। यहाँ सेंट्रीपिटल है। और एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। जैसे ये आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट कीजिए। अगला एग्जांपल देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का। घबराइए नहीं, पीछा नहीं छोड़ेगा, 11th में फिर आएगा आपके पास, और बाकायदा डेरिवेशन फार्मूला और न्यूमेरिकल के साथ। इसलिए इसको बहुत अच्छे से एलेबोरेट करके समझ लीजिए, एलाबोरेटिव वे में समझ लीजिए। जैसे ये आपका न्यूक्लियस है, चलो हाइड्रोजन का मान लेते हैं, तो इसके अंदर एक प्रोटॉन होता है और इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है। तो जाहिर सी बात है सर्कुलर ट्रैक पे चक्कर लगा रहा है। तो अगर सर्कुलर ट्रैक पे चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव चार्ज है, तो देखो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको हम इलेक्ट्रिकल फोर्स कहते हैं। तो इन द सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन द circular motion of electron around the nucleus, in the circular motion of electron around the nucleus, in the hydrogen atom, H atom, the centripetal force is provided by electrical force. The centripetal force is provided by the electrostatic force of attraction. Electrostatic force of attraction between न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। बाकी का एग्जाम्पल खुद पढ़िएगा, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो एक बात एकदम क्लियर हो गई कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, वो मौके पर मौजूद फोर्स होता है जिसकी वजह से सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है। अरे जैसे आपने एक स्टोन लिया, स्टोन को आपने टाइट करके एक इसमें घुमाने लग गए, तो अब ये जो रस्सी का टेंशन है, ये जो रस्सी का टेंशन है, ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। तो इसमें टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स बन गया। तो देखो कि सर्कुलर मोशन की वजह क्या है, बस वही सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा।